नमस्कार दोस्तों, न्यू डायरेक्शन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने कोशिका से संबंधित अभ्यास प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। इसमें भी हम कोशिका से संबंधित जो प्रश्न रह जाते हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन है हमारे अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने बताना इसमें से जो लाइसोसोम है उसको बनाने में निम्न में से किस अंग का योगदान रहता है। तो हमने पिछली वीडियो में भी विस्तार से इसके बारे में पढ़ा हुआ है। जो गोल्जी उपकरण होता है वह क्या करता है, जो लाइसोसोम है इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके अलावा यह क्या करता है, जो भी महत्वपूर्ण कोशिका के उत्पाद है जैसे प्रोटीन वगैरह जो ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, यह उनकी क्या करता है, पैकिंग करता है और क्या करता है, उनका संशोधन करता है। ठीक है, और इनको क्या करता है, पैक करके अन्य कोशिका के अंगों तक क्या करता है, भेजने का कार्य करता है। और यह कोशिकीय उत्पाद पर नियंत्रण का, उनके परिवहन पर नियंत्रण का भी कार्य करता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑफ द सेल। ठीक है, यह परिवहन के नियंत्रण पर कार्य करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है। अगर हम बात करें कोशिका के जो उत्पाद है उनका परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, उनके परिवहन के लिए जो स्टाफ उपलब्ध कराता है क्या कौन होता है, ER होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, हाईवे ऑफ द सेल। ठीक है, यानी कोशिका का राजमार्ग बोलते हैं हम ER को, यानी अंतर्द्रव्यीय जालिका को। तो उत्तर हमारा क्या है, गोल्जी उपकरण। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा, यह कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र है, यानी जो कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ है उसको यह क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करता है, उनको निपटाता है। दूसरा कथन है, इसमें बहुत शक्तिशाली एंजाइम पाया जाता है। और कथन 3 है हमारा, इसको कोशिका की आत्मघात थैली कहते हैं। तो इनमें बताना हमने कोशिका का ऊपर जो कथन है उसमें कौन सा सही है। ऑप्शन हमारे 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और डी हमारा 1, 2 और 3। तो दोस्तों लाइसोसोम में, इसके बारे में हमने बताना, लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है, यानी जो कथन 2 दिया हुआ है यह बिल्कुल सत्य है। और यह एंजाइम क्या करता है, जो भी कोशिका के अंग ठीक रूप से कार्य नहीं करते उनको नष्ट करने का कार्य करता है, यानी कथन जो 1 है वह भी क्या हमारा सही है। और इसको कोशिकाई क्या कहा जाता है, आत्मघात थैली भी कहा जाता है, यानी कथन 3 भी हमारा क्या है, सत्य है, यानी ऑप्शन हमारा इसमें डी आएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 हमारा, यह कोशिका का बिजली घर है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है, इसके अपने DNA तथा राइबोसोम होते हैं, यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करता है। तो हमने इनमें से कौन सा कथन सत्य है वह बताना है। ऑप्शन है हमारे केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी हमारा केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 4, या ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4। अगर हम पहले कथन की बात करें, यह कोशिका बिजली घर है, बिल्कुल यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें किस चीज़ का निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है और ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यानी इसको इसलिए क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। और हमें इसके बारे में पढ़ा भी था, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वह किससे निर्मित होता है, वह कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली से निर्मित कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। और इसकी आंतरिक दीवार को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, यानी कथन जो दूसरा वह भी हमारा सत्य है। और इसका खुद का अपना क्या होता है, राइबोसोम होता है, राइबोसोम, और खुद का क्या होता है इसका, DNA। ठीक है, और राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। इसलिए कुछ जो प्रोटीन है खुद भी यानी अपने आप से भी है निर्माण कर लेता है, यानी कथन तीसरा भी हमारा सत्य है और कथन 4 भी सही है, यानी ऑप्शन हमारा इसमें डी आएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट
तथा ल्यूकोप्लास्ट। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा, प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। दूसरा कथन हमारा, प्लास्टिड में अपना राइबोसोम होता है परंतु डीएनए अनुपस्थित होता है, यानी डीएनए नहीं होता। तो इन कथनों में बताना हमने कौन सा सही है, पहला कथन या केवल दूसरा कथन, एक और दो दोनों कथन, या ना तो एक और ना ही दो। अगर हम पहले कथन की बात करें, प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यह कथन सत्य है, यानी जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट नामक दो प्लास्टिड पाए जाते हैं। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, रंगीन प्लास्टिड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको रंगीन प्लास्टिड, इसके अंतर्गत क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इसका रंग किस प्रकार का हो जाता है, हरा रंग हो जाता है। और जो क्लोरोफिल होता है वह प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रकाश संश्लेषण में भूमिका निभाता है। क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वह रंगहीन होता है, रंगहीन या सफेद इसको आप बोल सकते हैं, सफेद रंग का यह होता है, ठीक है। तो पहला कथन हमारा सत्य है। अगर हम दूसरे कथन की बात करें, प्लास्टिड में अपना राइबोसोम होता है परंतु डीएनए अनुपस्थित होता है, यह कथन गलत है। प्लास्टिड में राइबोसोम और डीएनए दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो यह कथन गलत है, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए, यानी केवल पहला कथन हमारा सही है। और हमने देखा था इसमें जो राइबोसोम और डीएनए और किस कोशिका के अंग में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रसधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन हमारा, जंतु कोशिकाओं में ये छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में ये बड़ी होती है, यानी रसधानियों के संदर्भ में बोला गया है जंतु कोशिका में छोटी होती है और पादप कोशिका में बड़ी होती है। दूसरा कथन, ये केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है, ये एक कोशिकीय जीवों में अनुपस्थित होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें हमने सही कथन बताना है। तो साथियों जो पहला कथन है, जंतु कोशिकाओं में ये छोटी होती है, बिल्कुल होती है, हमने पढ़ा था, ये मान के चलते हम जंतु कोशिका है, सही नहीं बनी, और इसको मान लेते हैं हम पादप कोशिका, ठीक है। और ये केंद्रक है, ठीक। जंतु कोशिका में इनकी जो आकार होता है वह छोटा होता है और इनकी संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है। और अगर हम बात करें पादप कोशिकाओं में, इनका आकार कितना होता है, बहुत बड़ा होता है, यानी यह लगभग 50% से 90% का स्थान घेरती है पादप कोशिका में जो रसधानी होती है, ठीक है। जबकि जंतु कोशिका में इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, यानी पहला कथन हमारा क्या होता है, सत्य होता है। और जो दूसरा कथन दिया हुआ है, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, नहीं, यह जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और पादप कोशिका में भी पाई जाती है, यानी यह कथन हमारा क्या है, गलत है। और तीसरा कथन, एक कोशिका जीव में अनुपस्थित होती है, नहीं, यह भी गलत है। एक कोशिका जीव में यह पाई जाती है, अमीबा, इसके एग्जाम्पल अमीबा वगैरह में भी यह क्या होती है, पाई जाती है, यानी ऑप्शन हमारा क्या है, एक हमारा इसमें सही है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोशिका के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कोशिका क्या कार्य करती है उसके बारे में हमने बताना है। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी जो दो कथन हमारे, इनमें से कौन सा सही है वो हमने बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो देखते हैं इसमें जो पहला कथन हमारा, एक कोशिका जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं तो वो एक ही कोशिका उसके जो सभी कार्य वह करती है, यानी पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें दूसरे कथन को लेकर, बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीव मतलब जिन जीवों का शरीर दो या दो से अधिक कोशिका से मिलकर बना है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारा शरीर है यानी मनुष्य शरीर दो या दो से अधिक कोशिका से यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो उसमें जो कोशिकाएं हैं श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, बिल्कुल कार्य करती है। श्रम विभाजन का सिद्धांत का मतलब क्या है, एक कोशिका टूटकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं बन जाती है, नई कोशिकाओं निर्माण करती है, मरम्मत करती है, वृद्धि करती है। तो इस प्रकार से यह श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी इसमें हमारे दोनों कथन क्या है, सत्य है, सही है, यानी ऑप्शन हमारा इसमें सी आएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा, केंद्र युक्त कोशिकाओं में
बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता होती है। दूसरा कथन हमारा, ऐसी कोशिकाएं श्रम विभाजन के सिद्धांत के विपरीत कार्य करती है जो एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है वो हमने बताना है। कथन केवल एक सही है या केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या न तो एक और न ही दो। तो देखते हैं इसको, पहले कथन को। यह थोड़ा सा इसकी जो लैंग्वेज है डिफिकल्ट है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो इसमें केंद्रयुक्त कोशिकाएं होती है उनमें बहुकोशिकीय जीव के निर्माण की क्षमता होती है। यानी ये हमारी कोशिका है और इसमें केंद्र है। जिस कोशिका में केंद्र पाया जाता है उसको हम केंद्रयुक्त कोशिका बोलते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, जो बहुकोशिकीय जीव के निर्माण की क्षमता होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। एक केंद्र और साथ ही साथ किसका होता है विभाजन, केंद्र का भी विभाजन होता है। ठीक है, और जिस कोशिका विभाजन होता है उसको हम मदर सेल बोलते हैं। ठीक है, और जो नई कोशिका बनती है उसको हम डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, कोशिका विभाजन करके नए शरीर नए जीव का क्या करती है, निर्माण करती है। यानी जो हमारा पहला कथन है वह सत्य है। अगर हम दूसरे कथन की बात करें, ऐसी कोशिकाएं श्रम विभाजन सिद्धांत से विपरीत कार्य करती है। यानी यह श्रम सिद्धांत नहीं करती, इसमें ऐसा कहा गया है, यह गलत है। जो कोशिकाएं होती है यानी जिसमें केंद्रक होता है वह क्या करती है, श्रम विभाजन सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी यह इनमें कोशिका विभाजन भी होता है, कोशिका वृद्धि, मरम्मत, ये सभी कार्य ये करती है इसमें। ठीक है, और जो एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती है। यानी इसमें जो यहाँ तक का जो कथन दिया गया है वह गलत है। ये श्रम सिद्धांत का कार्य करती है, इसके विपरीत कार्य नहीं करती। यानी दूसरा कथन हमारा क्या है, इसमें गलत है। यानी केवल एक हमारा कथन सही है। तो उत्तर हमारा क्या है इसमें, ऑप्शन ए है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की आंतरोष्मी यानी एंडोथर्मिक में क्रियाओं के परिचालन के ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। ऑप्शन हमारे एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जल। तो इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया जो कोशिका के अंतरोष्मी यानी कोशिका के अंदर, एंडोथर्मिक यानी कोशिका के अंदर जो ऊष्मा संबंधित कार्य है, क्रियाएं हैं, उसके परिचालन में ईंधन के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है या कौन प्रयुक्त इसमें होता है। तो एटीपी या CO2 या ऑक्सीजन या जल, इनमें से हमने बताना है। तो देख लेते हैं इसके बारे में हम। इस क्वेश्चन में दिया हुआ अंतरोष्मी यानी इसमें ऊष्मा की बात की गई है, उसमें यानी ऊर्जा। और हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें क्या होता है, ऑक्सीश्वसन होता है, ऑक्सीश्वसन। और ऑक्सीश्वसन में क्या होता है, ऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, क्या मिलती है हमें, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और यह जो ऊर्जा है वह एटीपी के रूप में क्या होती है, संचित होती है। और हमने यह भी पढ़ा था, जो एटीपी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा। यानी जितने भी जैविक पदार्थ होते हैं उनको हम उसमें जो ऊर्जा होती है हम उसको किस में मापते हैं, एटीपी में मापने का कार्य करते हैं। ठीक है, और यह एटीपी शरीर में जो भी अन्य क्रियाएं होती है उसमें ईंधन के रूप में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। किसके रूप में, ईंधन के रूप में। यानी हमारा उत्तर क्या है इसमें, एटीपी। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है। यह प्रश्न हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आप सभी को इसके बारे में पता है। नॉर्मल जो प्रश्न है यह इतना डिफिकल्ट नहीं है। लाइसोसोम होता है जो, उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। और लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, गोल्जी बॉडी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यानी इसमें ऑप्शन हमारा क्या है, पहला ही ऑप्शन इसमें है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ये हमारी और सूची 2 यहाँ पे है। इसमें दिया हुआ है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण और अंतःद्रवी जालिका। और यहाँ पर इनके जो है कार्य दिए हुए हैं। अगर हम बात करें लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या करता है, यह जो कोशिका के अंदर अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको निपटाने का कार्य करता है, यानी उनको यह नष्ट करता है। तो इसमें देख लेते हैं हम, कोशिका की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है, तो यह बिल्कुल सही है, ए का चेहरा हमारा। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा का क्या करता है, उत्पाद करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। यानी जो पहला ऊर्जा उत्पादन स्थल क्या आएगा हमारा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। अगर हम बात करें गोल्जी उपकरण की, यह क्या करता है, पिछले सवालों में हमें इसके बारे में पढ़ा था। गोल्जी उपकरण क्या करता है, यह पैकिंग का कार्य करता है, भंडारण का कार्य करता है, संशोधन का कार्य करता है। यानी इसका जो हमारा वो क्या आएगा,
जो दूसरी सूची में ये 2 नंबर पे है। पुटिकाओं में उत्पाद का भंडारण, सुधार एवं पैकेजिंग का कार्य यह करता है। अगर हम बात करें अंतर्द्रव्य जलिका की, यह क्या करता है? बचा हुआ हमारा 3 यानी कोशिका विभिन्न खंडों में पदार्थों का संवहन का कार्य करता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हाईवे ऑफ द सेल भी इसको बोला जाता है। यानी देख लेते हैं हम इसमें कौन सा ऑप्शन है। ए का हमारा क्या है? 4 है, यानी या तो सी होगा या फिर डी होगा। बी का कितना हमारा? 1, तो दोनों पे यहाँ पे 1 दिया हुआ है। सी का कितना हमारा? सी का हमारा 2, यानी हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? सी ऑप्शन इसमें हमारा सही है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार औसतन यूकैरियोटिक कोशिकाओं से अधिक होता है। यानी इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो आकार में बड़ी होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में छोटी होती है, ऐसा इसमें कहा गया है। यानी यह बिल्कुल गलत कथन है। हमें पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी कोशिका होती है? वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक विकसित नहीं होता और यह आकार में छोटी होती है। बहुत सारे कोशिकाएं इसमें नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है वह संगठित होता है और इसमें कोशिकाएं सभी अंग पाए जाते हैं और आकार में यह क्या होती है? बड़ी होती है, विकसित होती है। यानी पहला कथन हमारा क्या होगा? इसमें गलत होगा। चलिए दूसरे कथन के बारे में देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से तुलनात्मक रूप से अधिक जटिल होती है। यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वह क्या होती है? जटिल होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है? सरल होती है। ऐसा इस प्रश्न में या इस कथन में कहा गया, यह गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो संरचना होती है वह सरल संरचना होती है, क्योंकि इसमें कोई भी कोशिका का अंग विकसित नहीं होता। 17 राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, और केंद्रक इसमें अविकसित पाया जाता है, बिखरा हुआ मिला होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जटिल होती है, सभी कोशिका के अंग पाए जाते हैं। कोशिका का विभाजन किस प्रकार से होता है हमने पहले भी चर्चा की है। तो यानी यह भी हमारा कथन क्या है? गलत है। तो इसमें पूछा क्या है? कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों सही है, या न तो 1 और न ही 2। तो हमने देखा है पहला कथन भी हमारा गलत था और दूसरा भी हमारा क्या है? गलत है। यानी ऑप्शन डी हमारा इसमें उत्तर आएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु और विषाणु दोनों में समान होते हैं? यानी जीवाणुओं में और विषाणुओं में समान रूप से पाए जाते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। राइबोसोम, कोशिका भित्ति, नाभिक, अनुपस्थित, डीएनए या आरएनए। पांचवा है लाभकारी, यानी इनमें से हमारे लिए कौन सा लाभकारी है? तो कूट में हमसे पूछा गया है केवल 2 और 4, 1 और 2, 1 और 4, डी में 2, 4 और 5। अगर हम इन सभी अंगों के बारे में एक एक करके चर्चा करेगी, कौन सा अंग जीवाणु में यानी बैक्टीरिया में पाया जाता है और कौन सा विषाणु यानी वायरस में पाया जाता है, तो उसमें हम देखते हैं इस साइड में हम लिख लेते हैं जीवाणु और यहाँ पर विषाणु, ठीक है। अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो यह जीवाणुओं में उपस्थित होता है जबकि विषाणुओं में अनुपस्थित होता है, यानी नहीं पाया जाता, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें कोशिका भित्ति, सेल वॉल जिसको हम बोलते हैं, कोशिका भित्ति, यह जीवाणुओं में उपस्थित होती है और विषाणुओं में अनुपस्थित होती है, ठीक है। अगर हम बात करें नाभिक के बारे में, यह केंद्रक जिसको हम बोलते हैं नाभिक, ठीक है। नाभिक का जो जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है, जीवाणुओं में क्या होता है? अनुपस्थित, ठीक है। और विषाणुओं में भी यह क्या होता है? अनुपस्थित होता है, ठीक है। यह क्या होता है? दोनों में अनुपस्थित पाया जाता है, ठीक। अगर हम बात करें डीएनए या आरएनए की, डीएनए या आरएनए, इसका मतलब क्या है? या तो डीएनए उपस्थित होगा जीवाणुओं में और विषाणुओं में, या आरएनए उपस्थित हो, या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। अगर हम बात करें डीएनए की, जीवाणुओं में क्या स्थिति रहती है? तो जीवाणुओं में उपस्थित होते हैं, ठीक है। दोनों ही उपस्थित पाए होते हैं किसमें? जीवाणुओं में। अगर हम बात करें विषाणुओं में, यह भी क्या होते हैं? इसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना, विषाणुओं में या तो डीएनए पाया जाता है या फिर आरएनए, दोनों एक साथ उपस्थित नहीं पाए जाते। इस बात को आप ध्यान रखना। यानी जीवाणु और विषाणु में कौन से कोशिका के अंग क्या होते हैं हमारे लिए सेम पोजीशन में पाए जाते हैं? नहीं। देखो हमने देखा जो नाभिक है यह दोनों में क्या होता है? अनुपस्थित होता है, यानी यह भी समान है जीवाणु और विषाणुओं में।
ठीक है। और राइबोसोम यह जीवाणु में पाया जाता है, विषाणु में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति यहाँ उपस्थित होती है, यहाँ फिर अनुपस्थित होती है। डीएनए दोनों में क्या होता है, उपस्थित होता है। अगर हम बात करें लाभकारी को लेकर, कौन सा हमारे लिए लाभकारी है, तो आप इसके बारे में जानते ही है। यह जो हमारा जीवाणु होता है वह क्या होता है, लाभकारी भी होता है और हानिकारक भी हमारे लिए होता है। जबकि जो विषाणु है वह क्या होता है, हमारे लिए हानिकारक होता है। ठीक है। तो जो हमारा नाभिक है और डीएनए और आरएनए है, ये दोनों कथन हमारे लिए क्या है, सही है। और देख लेते हैं हम कहाँ पे है। जो नाभिक है वह किस में पाया जाता है, 3 में, और डीएनए और आरएनए 4 में। 3 और 4 यहाँ पे नहीं दिए हुए, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए था। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसमें सी आएगा। तो इस वीडियो में इतने ही हमारे प्रश्न बचे थे, वो हमने कवर किए हैं। इससे पहली वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो बचे हुए हमने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।